हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी चले कनाडा। दोस्तों, क्या आप एज अ परमानेंट रेजिडेंट कनाडा आना चाहते हैं? तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के थ्रू आप 6 मंथ्स या उससे कम में कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करके कनाडा आ सकते हैं। तो अगर आप एज अ परमानेंट रेजिडेंट कनाडा आना चाहते हैं और एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम और उसके पूरे प्रोसेस के बारे में बारीकी से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है क्या। दोस्तों, एक्सप्रेस एंट्री एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू स्किल्ड वर्कर्स परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करके कनाडा आ सकते हैं। ये सिस्टम पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए इसमें प्रोसेसिंग टाइम मैक्सिमम 6 महीने का रहता है। दोस्तों, 2015 से पहले कनाडा का स्किल्ड वर्कर इमिग्रेशन सिस्टम पेपर बेस्ड था। पेपर बेस्ड सिस्टम में होता ये था कि अगर कोई स्किल्ड वर्कर कनाडा आना चाहता है और कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करना चाहता है तो वो अपनी एप्लीकेशन फाइल करता था। कैनेडियन अथॉरिटीज़ उस फाइल को प्रोसेस करती थी और अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करता था तो उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती थी। पेपर बेस्ड सिस्टम होने की वजह से ये काफ़ी स्लो सिस्टम था और इसमें 4 से 5 साल तक का टाइम लग जाता था। 2015 के स्टार्ट में कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने इमिग्रेशन सिस्टम को पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज करते हुए एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम एक 2 स्टेप प्रोसेस है जिसके थ्रू कैंडिडेट्स कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के लिए अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होने पर उन्हें एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स में जगह मिल जाती है। उसके बाद उस पूल ऑफ कैंडिडेट्स में से टॉप कैंडिडेट्स को ड्रॉ के जरिए इनविटेशन टू अप्लाई मिलता है और उसके बाद वो अपनी कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। पेपर बेस्ड और एक्सप्रेस एंट्री में डिफरेंस ये है कि एक्सप्रेस एंट्री इज नॉट अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस सिस्टम। मतलब कि चाहे आप पूल में लास्ट भी एंटर करें, पर अगर आपके पॉइंट्स दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा हैं तो आपको उनसे पहले इनविटेशन टू अप्लाई मिल सकता है। इसके बाद ये समझ लेते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम काम कैसे करता है और आप एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं। दोस्तों, एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में आपको डिफरेंट फैक्टर्स जैसे कि एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एटसेट्रा के बेसिस पर पॉइंट्स दिए जाते हैं। एक्सप्रेस एंट्री में फर्स्ट स्टेप है फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम के लिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना। इस प्रोसेस में 6 डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पर आपको ऑन अ स्केल ऑफ 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं। क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 67 पॉइंट्स चाहिए। ये 6 डिफरेंट फैक्टर्स हैं: लैंग्वेज एबिलिटी, एजुकेशन, एज, वर्क एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयमेंट इन कनाडा एंड अडेप्टेबिलिटी। सबसे पहले आता है लैंग्वेज एबिलिटी, जो मेजर किया जाता है कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क या CLB के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आइल्स का एग्जाम देते हैं तो आपके आइल्स के स्कोर को CLB में कन्वर्ट करके आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आपके आइल्स लिसनिंग में 8 और रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में 7 पॉइंट्स आते हैं तो आपका CLB स्कोर होगा 9 और इसका मतलब है कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लैंग्वेज के 24 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आता है एजुकेशन। सबसे पहले तो आपको अपनी डिग्री जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन डिग्री का एजुकेशनल क्रीडेंशियल असेसमेंट करवाना होता है। ये असेसमेंट आप किसी भी अप्रूव्ड एजेंसी के थ्रू करवा सकते हैं। उस रिपोर्ट के रिजल्ट के बेसिस पर आपको एजुकेशन के पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेजुएशन के लिए आपको 21 पॉइंट्स मिलेंगे। थर्ड फैक्टर इज वर्क एक्सपीरियंस। आप जितने साल किसी भी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहे हैं उसके लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिलेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन लिस्ट में O, A या B कैटेगरी में होना चाहिए। अगर आपके पास 6 इयर्स या उससे ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 15 पॉइंट्स वर्क एक्सपीरियंस के मिल जाएंगे। आपके पास मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगला फैक्टर है एज। अगर आपकी एज 18 से 35 इयर्स के बीच है तो आपको एज के 12 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद हर साल एज के साथ आपका 1 पॉइंट कम हो जाएगा और 47 इयर्स या ओल्डर होने पर कैंडिडेट को एज के कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे।
अगला फैक्टर है, अगर आपके पास कनाडा में एक वैलिड जॉब ऑफर है तो उसके आपको 10 पॉइंट्स मिल सकते हैं। लास्ट फैक्टर है अडेप्टेबिलिटी, जिसके थ्रू आपको डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पर पॉइंट्स मिल सकते हैं, जैसे कि आपके स्पाउस की लैंग्वेज एबिलिटी, आपकी कैनेडियन एजुकेशन हिस्ट्री, आपके स्पाउस की कैनेडियन एजुकेशन हिस्ट्री, कनाडा का पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, या फिर आपके या आपके स्पाउस के कनाडा में रह रहे रिलेटिव्स जो कि कनाडा के सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में मिनिमम 67 पॉइंट्स ज़रूर स्कोर करें। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट canada.ca पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने पर आपको एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स, जो कि पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, उस पूल में डाल दिया जाएगा। इस पूल में जाने के बाद आपको डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पर एक बार फिर से रैंकिंग पॉइंट्स मिलेंगे और वहां से टॉप कैंडिडेट्स को हर 2 वीक्स में होने वाले ड्रॉ पर इनविटेशन टू अप्लाई मिलेगा। इस पूल में आने के बाद आपको कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम या CRS के बेसिस पर पॉइंट्स दिए जाएंगे। मैक्सिमम पॉइंट्स CRS में होते हैं 1000। इस पूल में आने के बाद आपके पॉइंट्स इस बात पर भी डिपेंड करेंगे कि आप एज अ सिंगल एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं या अपने स्पाउस के साथ एज अ जॉइंट एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं। CRS पॉइंट्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, जो कि हैं ह्यूमन कैपिटल फैक्टर, स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर फैक्टर, स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर एंड एडिशनल फैक्टर। ह्यूमन कैपिटल फैक्टर की कैटेगरी में सबसे पहले आता है एज। अगर आप 20 या 29 ईयर्स के बीच एक सिंगल एप्लीकेंट हैं तो आपको एज के 110 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आपकी एज इससे ज़्यादा या कम है तो पॉइंट्स डिक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद आता है लेवल ऑफ एजुकेशन। बेस्ड ऑन योर एजुकेशनल क्रीडेंशियल असेसमेंट रिपोर्ट, अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री है तो आपको 135 पॉइंट्स मिलते हैं। इसी तरह PhD के लिए आपको 150 पॉइंट्स मिलते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप एज अ मैरिड एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स कुछ कम हो जाते हैं। उसके बाद आता है लैंग्वेज। CLB में आपके जितने पॉइंट्स हैं उसके बेसिस पर आपको लैंग्वेज के पॉइंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, CLB 10 आने पर आपको हर फैक्टर, जो कि है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, के लिए 34 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आप इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज भी जानते हैं तो उसके पॉइंट्स भी आपको मिल सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके पॉइंट्स भी आपको मिल सकते हैं। जैसे 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा के कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस पर आपको 80 पॉइंट्स मिल सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर फैक्टर्स। तो इस सिस्टम में आपको आपके स्पाउस की एजुकेशन, लैंग्वेज एबिलिटी और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी पॉइंट मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्पाउस के पास मास्टर्स डिग्री है तो 10 पॉइंट्स, CLB में 9 या उससे ज़्यादा का स्कोर है तो 5 पॉइंट्स, और 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है तो 10 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। अगली कैटेगरी है स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ECA रिपोर्ट में 2 और मोर पोस्ट सेकेंडरी डिग्रीज है और आपकी CLB में 9 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो आपको 50 पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसी तरह 2 और मोर पोस्ट सेकेंडरी डिग्रीज के साथ 2 ईयर्स या उससे ज़्यादा का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस होने पर भी आपको 50 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर आपके पास 3 ईयर्स या उससे ज़्यादा का फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है और CLB में 9 या उससे ज़्यादा का स्कोर है तो भी आपको 50 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगली कैटेगरी है एडिशनल पॉइंट्स। पहले बताए गए फैक्टर्स के अलावा भी आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिल सकते हैं, जैसे कि अगर आपके ब्रदर या सिस्टर कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन है तो आपको 15 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर आप फ्रेंच और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस जानते हैं तो 30 पॉइंट्स। अगर आपके पास कैनेडियन पोस्ट सेकेंडरी डिग्री है तो भी 30 पॉइंट्स। कनाडा में अगर आपके पास कोई क्वालिफाइंग जॉब ऑफर है तो 200 पॉइंट्स। और अगर आपके पास प्रोविंशियल नॉमिनेशन है तो 600 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं। प्रोविंशियल नॉमिनेशन क्या होता है और इसे आप कैसे हासिल कर सकते हैं, ये मैं आपको देसी चले कनाडा के आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा। तो इस तरह आप डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पर अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तक एक्सप्रेस एंट्री के जितने भी ड्रॉज हुए हैं उनमें सबसे लोएस्ट स्कोर आज तक का 413 रहा है, लेकिन पिछले कुछ ड्रॉज में स्कोर 440 या उससे ऊपर का रहा है। तो अगर आपका स्कोर 440 या उससे ऊपर है तो आपको आने वाले राउंड्स में इनविटेशन टू अप्लाई मिल सकता है। इनविटेशन टू अप्लाई मिलने के बाद आपके पास 60 डेज का टाइम होता है जिसमें कि आपको सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और उसके बाद आपकी
कैनेडियन रेजिडेंस की एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेसिंग टाइम मैक्सिमम 6 मंथ्स का है, तो इस तरह से आप इनविटेशन टू अप्लाई मिलने के 6 मंथ्स के अंदर कनाडा के परमानेंट रेजिडेंस को हासिल कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हैं वो 100% ट्रू और करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इनविटेशन टू अप्लाई मिलने के बाद आपको सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे और उनकी कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ पूरी तरह से वेरिफिकेशन करेंगी। अगर आप कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आप पर 5 इयर्स तक का बैन भी लग सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने कैनेडियन रेजिडेंस की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से जांच लें। तो दोस्तों, ये तो था एक्सप्रेस एंट्री का पूरा प्रोसेस बहुत ही डिटेल में। अगर आपके इससे जुड़े कुछ और सवाल हैं तो उन्हें नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलें और मैं पूरी कोशिश करूंगा सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने की। कैनेडियन इमिग्रेशन और उससे जुड़ी दूसरी बातों को जानने के लिए देसी चले कनाडा के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स रॉक।